अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रोजेक्ट कास्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा स्केड्यूल मैनेजमेंट, एस्टिमेशन स्केड्यूल को ही हमने कंटिन्यू किया था लास्ट लेक्चर में। इसमें हमने एक ट्रैकिंग गैंट चार्ट देखा जिसमें एक्चुअल और जो हमने प्लान किया है उसको ही ट्रैकिंग कर रहे होते हैं कि एक्चुअल जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग कैसे मूव कर रहा है। क्रिटिकल पाथ मेथड हमने देखा कि जो हम क्या करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज, पहले एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं, देन एक्टिविटीज को ड्यूरेशन असाइन करते हैं, एंड देन कौन सी एक्टिविटी किस सीक्वेंस में होनी है वो फाइंड आउट करते हैं, डिपेंडेंसीज और उनकी रीजन फाइंड आउट करते हैं किस रीजन की वजह से ये डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड देन उन डिपेंडेंसी की बेस पे हम एक नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। अब जो नेटवर्क डायग्राम और उसमें ड्यूरेशन असाइन कर देते हैं, उस ड्यूरेशन में से जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है हम वो फाइंड आउट करते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ है और वो अर्लीस्ट टाइम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। अब वो जो क्रिटिकल पाथ होता है उसको जरूरी नहीं होता कि वो टास्क क्रिटिकल होते हैं, बल्कि वो टास्क जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले टास्क होते हैं। हम उस बेस पे डिसाइड कर लेते हैं स्केड्यूल ट्रेड अप। हमने देखा यूजिंग यूजिंग क्रिटिकल पाथ मेथड के ट्रेड अप कर सकते हैं, जिसमें हमने कहा कि टाइम फ्री किया जा सकता है एंड हम क्रिटिकल पाथ को ज्यादा टाइम दे सकते हैं और उसमें एक्टिविटीज, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं स्केड्यूल को शॉर्टन करने के लिए क्रैशिंग मेथड यूज कर सकते हैं, फास्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। मीन्स के कुछ हम पैरेलल एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जो एक्टिविटीज सीक्वेंस में है हम उन्हें पैरेलल एट ए टाइम करवा सकते हैं, उसमें रिस्क होता है कि रिवर्क आ सकता है। उसके अलावा क्या होता है कि हम मल्टी ज्यादा रिसोर्सेज ऐड करवा सकते हैं। क्रिटिकल चेंज स्केड्यूलिंग हमने देखा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज, हम क्रिटिकल रिसोर्सेज को अवेलेबल करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हम बजाय इसके कि हर एक्टिविटी को एक्स्ट्रा टाइम दें, हम प्रोजेक्ट बफर और फीडिंग बफर ऐड करते हैं। जो प्रोजेक्ट बफर जो होता है वो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक प्रोजेक्ट बफर ऐड किया जाता है जो कुछ एक्स्ट्रा टाइम रख दिया जाता है, ताकि जब भी अगर किसी भी रीजन की वजह से कुछ डिले आता है तो वो उसमें कंपनसेट हो जाएगा। और फीडिंग बफर क्या होता है कि हम क्रिटिकल पाथ पे जहाँ क्रिटिकल रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जावा डेवलपर है, जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हमारे होते हैं, जो क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम फीडिंग बफर अटैच कर देते हैं क्रिटिकल पाथ पे। पर्ट टेक्निक होती है उस जिसमें हम हमारी एस्टिमेशन जो होती है हम तीन तरह के एस्टिमेट करते हैं, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। बेस्ट केस में क्या होता है, जो हमारे पास अगर सब कुछ अच्छा से चलता है तो उसकी बेस पे टाइम कितना एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल 10 डेज में एक एक्टिविटी हो सकती है। एवरेज में क्या होता है कि वो 5 डेज में हो सकती है, और वर्स्ट केस में क्या होती है वो 15 डेज में हो सकती है। तो सॉरी, बेस्ट में वो 5 डेज में हो सकती है, एवरेज में वो 10 डेज में हो सकती है और वर्स्ट केस में वो 15 डेज में हो सकती है। तो हम 3 तरह के एस्टिमेट करते हैं। कंट्रोलिंग द स्केड्यूल में हमने आप स्केड्यूल जो बना लिया उसको कंट्रोल करना है। टाइम के साथ चेंजेस आती हैं, चेंजेस की वजह से अपडेट हो सकता है कि किसी डिले की वजह से हमारा क्रिटिकल पाथ हो रहता ही नहीं है और प्रोडक्ट पाथ अपडेट हो जाता है, तो उस केस में क्रिटिकल पाथ अगर चेंज हो जाता है तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर है कॉस्ट मैनेजमेंट। हमने देखा था स्टार्टिंग लेक्चर में क्यों रिसर्च क्यास्ट रिपोर्ट होती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट, जिसमें प्रोजेक्ट फेलियर हमने रेट देखा कि बहुत ज्यादा होता है। 16% प्रोजेक्ट जो होते हैं वो फेल होते हैं। और प्रोजेक्ट फेलियर का क्या मतलब है, हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कॉन्स्टेंट होता है, एक टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप। स्कोप मीट नहीं कर रहा, कास्ट ओवर बजट हो रहा है, यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये किसी भी केस में प्रोजेक्ट वो फेल होता है। तो क्या स्टडीज से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, हम कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि 1994 में 180% जो होता था वो ओवर बजट होते थे प्रोजेक्ट। 180% ओवर बजट का क्या मतलब है कि अगर एक काम 100 कॉस्ट में होना है तो वो 180 में होती। बहुत बड़ी अमाउंट है ये 180। एंड 2004 में ये कम होके 56% हो गया। मीन एक काम अगर 100 कॉस्ट में होना है, $100 में होना है, तो 156 डॉलर में होगा। ये भी एक बड़ी अमाउंट है।
बजट ओवररन की अदर स्टडी। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट से गेट सारे अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो सक्सेस इसमें कुछ और स्टडीज, ये कैस्ट रिपोर्ट की स्टडीज के रिजल्ट हैं, कुछ और स्टडीज हैं जिनमें 33 से 34% जो होता है वो प्रोजेक्ट ओवर बजट ओवररन होते हैं। ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सब प्रोजेक्ट को शामिल करके ये रिजल्ट्स हैं उसके। इसके अलावा यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज इनको $50 बिलियन लॉस हुआ 1990 में, बहुत बड़ा लॉस है। यूके नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके में 2002 में इनको $26 बिलियन का नुकसान हुआ प्रोजेक्ट ओवर बजट से। अच्छा, पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कास्ट मैनेजमेंट में। कॉस्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट ए रिसोर्स सैक्रिफाइस्ड टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट क्या होती है? कास्ट आपकी किसी भी जरूरी नहीं है मनी के लिहाज से। कास्ट क्या हो सकती है? आपने आपके पास हार्डवेयर, आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनको, फॉर एग्जांपल पहले लाइक जैसे बार्टर सिस्टम होता तो एक चीज की एक्सचेंज में दूसरी चीज गेट कर ली जाती है, इधर यहाँ पे भी एक्चुअल में हो वही रहा है। जैसे हम कोई हार्डवेयर परचेज कर लेते हैं मनी के एक्सचेंज में। ये रिसोर्स सैक्रिफाइस्ड, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वो कास्ट है। अब कास्ट मनी के फॉर्म में भी हो सकती है, कास्ट कोई भी चीज टाइम के फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। रिसोर्स, हमारा जो रिसोर्स है वो सेक्रीफाइस हुआ है टू अचीव समथिंग, समथिंग गिवन अप इन एक्सचेंज, किसी चीज के एक्सचेंज में कुछ चीज दी है आपने। बार्टर सिस्टम में जैसे होता है, आपने हार्डवेयर लेने के लिए पैसे दिए, आपका कैश जो था वो आपका रिसोर्स था, आपने गेट कर लिया हार्डवेयर और आपने कैश गिव कर दिया। ऑफन मेजर्ड इन द, ज्यादातर ये मनी की फॉर्म में मेजर किया जाता है। कॉस्ट जो होती है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी हो, जरूरी नहीं है हमेशा कैश की फॉर्म में हो, ये किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। कोई भी रिसोर्स जो आपका सेक्रीफाइस हुआ है वो कास्ट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे मेजर जो है वो मनी की फॉर्म में करते हैं। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम कितनी है और आपका एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं। 100 आपकी इनकम है और आपने एक्सपेंड इनकम आपने 100 गेट किया और एक्सपेंडिचर आपने 90, $100 आपको गेट हुए हैं और $90 आपने यूज किए थे, तो ये आपका प्रॉफिट है। इनका माइनस कर लेना, 100 माइनस 90 जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? रेशियो ऑफ रेवेन्यू टू प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या था? 100 और प्रॉफिट क्या था? फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल में हमारा 10, तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है? थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने डिप्लॉय कर दिया। अब वो प्रोजेक्ट वहां पे उस इंडस्ट्री में जहां आपने डिप्लॉय किया है वहां पे 5 ईयर यूज होना है, तो ये उसकी लाइफ का पार्ट है। अब वो लाइफ साइकिल कॉस्ट, ये जो कास्ट होती है वो उसमें वो 5 ईयर्स की सारी कॉस्ट शामिल होती है, उसमें मेंटेनेंस जो हो रही है वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है उसकी कॉस्टिंग। कैश फ्लो एनालिसिस, डिटर्मिनिंग द एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड रिजल्टिंग एनुअल कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो किस सेंस में होगा? लाइक फॉर एग्जांपल एक एक कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप टोटल आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से किन किन को आपने कितने रिसोर्सेज देने हैं, एलोकेट करने हैं और क्या आप क्या रिसोर्सेज, जैसे आपके एनुअल बजट्स होते हैं। और इसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बजट है, मैंने शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मेरे पास कुछ अमाउंट है वॉलेट में, या मेरे पास
कुछ पैसे हैं और मैं ने कुछ पैसे किसी को, फॉर एग्जांपल मुझे बिल पे करने हैं, मुझे कुछ काम करने हैं, ये काम करने हैं, उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे पास कितना बजट है और मैं इसमें शॉपिंग कर सकती हूँ। कैश फ्लो का क्या मतलब है, आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल कितना एसेट्स होते हैं उसके पास, और वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर चल रहे हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स पे उसने कैसे कैसे वो मनी कंज्यूम करनी होती है। टेंजिबल कास्ट एंड टेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल क्या होता है, जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता हो, जिसको मेजर किया जा सकता हो, क्वांटिफाई किया जा सकता है। टेंजिबल कास्ट क्या होगी, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर आपने कोई परचेज किया है तो वो एक टेंजिबल कास्ट है। अब अगर टेंजिबल बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक हार्डवेयर जो थी वो मैंने 10,000 में परचेज करनी थी और अब वो मैंने 9,000 में परचेज कर दी है। 10,000 में थी, मैंने 9,000 में परचेज कर लिया तो मुझे 1,000 टेंजिबल बेनिफिट में आएगा, जिसको मेजर किया जा सकता है। इनटेंजिबल कास्ट और इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जिनको मेजर करना मुश्किल होता है। intangible, difficult to measure in the monetary terms, harder to justify. अब intangible cost की क्या एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, उसने कोई चीज लर्न करने के लिए एक मेथड था, उसको एक्सप्लोर करने में क्या वो यूटिलाइज हो सकता है या नहीं, उसको लर्निंग कुछ की उसने। अब लर्निंग की, एक्सप्लोरेशन की, कुछ आपने पर्सनल उसके लिए उसने यूटिलाइज करते हुए कंपनी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया और उसने कुछ लर्निंग की, तो वो इनटेंजिबल कास्ट में आएगा। इंटेंजिबल कास्ट क्या होगी, जिसको जैसे मैंने आपसे बात किया कि अगर एक रिसोर्स ने कोई चीज, कोई मेथड नया एक्सप्लोर किया है और उस मेथड को एक्सप्लोर करने के लिए जो उसने साथ लर्निंग की है, वो एक इंटेंजिबल, उसने कंपनी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है, वो इंटेंजिबल कास्ट में आएगा। इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होती है, रेपुटेशन, गुडविल। अब ये हार्डर टू जस्टिफाई है, इसको मेजर करना मुश्किल होता है, मनीटरी मनी के अकॉर्डिंग मुश्किल होता है, तो वो इंटेंजिबल बेनिफिट्स में आएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कैन बी कंट्रोल्ड। डायरेक्ट कास्ट क्या है, कि एग्जांपल मैं कैसे दे सकती हूँ, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरीज डायरेक्ट कास्ट में आएंगे। इनडायरेक्ट कास्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, वेरी लिटिल कंट्रोल, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, आपने एक इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी की जो यूज है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप स्टेशनरी यूज जो है वो आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लिंक करके, इलेक्ट्रिसिटी या स्टेशनरी या जो भी चीजें ये यूज हो रही हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लिंक करके उसे नहीं एसोसिएट कर सकते। देन संक कास्ट। संक कास्ट क्या है, मनी स्पेंड इन द पास्ट नॉट इंक्लूडेड व्हाइल डिसाइडिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट। अच्छा,
कोई मनी थी, एक कुछ आपने फॉर एग्जांपल $1000 की इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट से कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ, तो अब आपने नेक्स्ट अगर वो प्रोजेक्ट आपने डिस्कार्ड करना है तो ठीक है, या अगर आप सोचते हैं कि इस पे अगर आप $1000 और लगाते हैं या $500 और लगाते हैं तो आपको लगता है कि कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो आपने फिर भी वो जो प्रीवियस कास्ट थी जो आपको अभी तक जिससे कोई फायदा नहीं हुआ, आपने वो उसको ऐड नहीं करना है इसमें। जो यहाँ तक कास्ट है वो आपके 1000 अगर डॉलर आपकी कास्ट थी वो वेस्ट हो चुकी है, उसकी वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिले, मेजरेबल बेनिफिट नहीं मिले, आप वो संक कास्ट जो है उसको छोड़ के नेक्स्ट आपने डिसाइड करना है। लर्निंग कर्व थ्योरी, कंटीन्यूअस प्रोडक्शन रिड्यूस यूनिट कास्ट। इसमें क्या होता है, लर्निंग कर्व थ्योरी को क्या होता है, आप लर्निंग को इन टर्म ऑफ कास्ट कर रहे हैं। जैसे एक चीज पहले आपने कुछ आइटम्स बनाए, फिर आपके एक आइटम पहली दफा आप बनाते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, देन सो ऑन, जब आप बनाते जाते हैं तो कम टाइम में बनना शुरू हो जाते हैं, तो लर्निंग जैसे जैसे इम्प्रूव होती है आपका कम टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। या अगर आईटी की टर्म में हम बात करते हैं तो जब भी एक जो पहली दफा आपने जो भी काम किया है तो वो कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, सॉरी, एंड जब आप जो जो काम वो दोबारा करते जाते हैं तो आपकी उसमें इंक्रीज होती जाती है लर्निंग, और आप कम टाइम में करने लग जाते हैं। रिजर्व्स, मनी रिजर्व्स टू मिटिगेट कॉस्ट रिस्क। अब रिस्क आ सकते हैं, उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ मनी कुछ रखा जाता है। दो तरह की हो सकती है, कंटेंजेंसी रिजर्व्स एंड मैनेजमेंट रिजर्व। कंटेंजेंसी रिजर्व जो हैं वो हैं नॉन अननोन, मतलब ये ऐसे रिस्क हैं जिनका आपको पता है लेकिन उनके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता होते या कितने टाइम के, लाइक आप आईटी कि आईटी प्रोजेक्ट्स के सेंस में अगर बात करें तो टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज आपके छोड़ के चले जाते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, न्यू हायरिंग आपने करनी है तो वो इस टाइप के जो रिस्क हैं उसके लिए। और मैनेजमेंट रिजर्व के आपको पता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय आपका है वो बीमार हो जाता है, आपको नहीं पता, अननोन है, अननोन फैक्टर्स हैं और अननोन उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, ये 3 वीक्स के लिए एक पर्सन बीमार हो जाता है, उस केस में क्या करना है, तो कुछ ऐसे रिस्क या इस फॉर एग्जांपल आपने किसी वेंडर से कोई प्रोडक्ट खरीदनी थी और वो वेंडर ही बैंकक्रप्ट हो जाता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। मेन प्रोसेस कास्ट एस्टिमेशन में मेन कौन से 3 प्रोसेस हैं, एस्टिमेटिंग कास्ट, डिटरमिनिंग द बजट एंड कंट्रोलिंग कास्ट। एस्टिमेटिंग कास्ट में क्या होता है, इसको इनपुट तो वो सारे मिलेंगे जैसे WBS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और वो सारी चीजें आपसे एज इनपुट मिलेंगी, और आउटपुट क्या है इसकी, एक्टिविटी कास्ट एस्टिमेट, हर एक्टिविटी पे कितनी कास्ट लगेगी वो एस्टिमेट आप आउटपुट आती है यहाँ से। डिटरमिनिंग द बजट, इस एक्टिविटी में क्या होता है, इसके आउटपुट में कास्ट परफॉर्मेंस बेसलाइन और प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट, मतलब एक तो आपको बेसलाइन मिल जाती है कि ये कास्ट का टोटल बजट, हमारा बजट ये बना है, और इसके अलावा अगर आपकी फंडिंग जो है इस बजट की वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में से फंडिंग होनी है या आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन कोई और फंडिंग आपको दे रहा है। और कंट्रोलिंग कॉस्ट, इसमें वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बजट फोरकास्ट एंड चेंज रिक्वेस्ट। कंट्रोलिंग कास्ट में अगर आपने एक बजट प्लान बना लिया है, कोई चेंज आता है, जैसे आपने हर चीज में स्कोप में चेंज आता है तो वो उसे कंट्रोल करना होता है, रिफ्लेक्ट करवाना होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अगर टाइम में स्कोप चेंज होता है तो टाइम में चेंज होगा, कास्ट में चेंज होगा, जब भी कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है उसकी वजह से इस सारे बजट पे क्या इफेक्ट होगा वो आपने इसमें इंक्लूड करवाना होता है। अब फर्स्ट एक्टिविटी है जो प्रोसेस है एस्टिमेटिंग कास्ट। एस्टिमेटिंग कास्ट में 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है, रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट क्या होता है, इसको बालपार्क एस्टिमेट भी कहते हैं, ये बहुत अर्ली स्टेज पे किया जाता है,
क्योंकि ये अर्ली स्टेज पे किया जाता है, ये मोस्टली जब हमें डिसाइड करना हो, जैसे स्टार्टिंग में आपने डिसाइड करना है कि आपको प्रोजेक्ट लेना है, सिलेक्शन के टाइम पे डिसीजन करने में आपको हेल्प कर रहा होता है। 3+ ईयर पीरियड टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन से बहुत पहले किया जाता है। एक्यूरेसी रेट जो होता है इसका बहुत कम होता है, जैसे -50% टू +100% एक्यूरेसी रेट। अब ये जो एस्टिमेट होता है ये बहुत अर्ली स्टेज पे किया जाता है, बहुत स्टार्ट में। ये हेल्प करता है आपको डिसाइड करने में कि प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं, लेकिन इसका एक्यूरेसी रेट जो होता है वो बहुत कम होता है। -50% टू +100%। का मतलब क्या है कि आपकी जैसे एक आपने सोचा है कि $100 लगेंगे एक टास्क प्रोजेक्ट में, $100 है, तो वो $50 भी हो सकते हैं, लग सकते हैं एक्चुअल में, और $200 भी लग सकते हैं। तो इतना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बजटरी एस्टिमेट एक होता है, allocating money into an organization budget 1 to 2 year period to the project completion। प्रोजेक्ट कंप्लीशन से 1 से 2 साल। एक्यूरेसी जो होती है इसका कंपैरेटिवली बेटर होती है, इसका एक्यूरेसी रेट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से कंपैरेटिवली बेटर होता है, -10 टू +25 होता है। मीन्स अगर आपने एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए $100 का है तो वो $90 भी हो सकता है, और $125 भी हो सकता है। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बजट्स, जैसे पाकिस्तान का एनुअल बजट होता है, तो उस एनुअल बजट में दिया जाता है कि एनुअल बजट में एजुकेशन पे इतना यूज होगा, स्पोर्ट्स पे इतना यूज होगा, किस हेल्थ पे कितना यूज होगा, ये सारी चीजें। तो उसमें वो बजट जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली इतना एक्यूरेसी रेट होता है। देन डेफिनेटिव एस्टिमेट, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी एक्यूरेसी जो होती है वो कुछ हद तक कंप्रोमाइज हो सकती है। परचेजिंग डिसीजंस एंड फाइनल प्रोजेक्ट कास्ट 1 year और लेस पीरियड टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन से एक साल या पहले या उससे भी कम कुछ मंथ पहले किया जाता है। इसमें -5% टू 10% होता है। जैसे अगर आपने $100 वो बजट का एस्टिमेट $100 हुआ है, तो ये 95 और 110 के दरमियान एक्चुअल हो सकता है। एस्टिमेट्स वेरी इन डिफरेंट डोमेन। इस बात का क्या मतलब है, डोमेन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की डोमेन है, कंस्ट्रक्शन में जो एस्टिमेट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और जो आईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए एस्टिमेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेबर कॉस्ट, नंबर ऑफ पीपल एंड आवर्स रिक्वायर्ड। 20 लोग, फॉर एग्जांपल 20 लोग 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, हर आवर के लिहाज से जो बंदा जितना काम वो चार्ज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग लेबर कास्ट फाइंड आउट की जा सकती है। डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं या एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के आपने कुछ डिफाइन किया होगा, आप कितना पे करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एचआर की बात एग्जांपल लेती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स को आप कितना, या आपकी लेबर है तो लेबर को आप कितना पे करते हो, या अब आपके पास अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से यूटिलाइज कर रहे हो, बाहर से कोई बंदा आता है तो उसको आप कितना पे करोगे। अब वो डिफरेंट लेवल का पे करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होगा, तो ये सब एस्टिमेट किया जाता है। कास्ट एस्टिमेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। टॉप डाउन एस्टिमेशन, एनालॉगस एस्टिमेट भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रोजेक्ट कास्ट, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बेस पे की जाती है। टॉप डाउन एस्टिमेट जो होते हैं, जो आपकी रेपोजिटरी में और प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, आपने उस प्रोजेक्ट में कितनी कास्ट लगी उसकी बेस पे, इसमें एक्सपर्ट जजमेंट रिक्वायर्ड होती है। एक्सपर्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं क्या ये उसी की रिलेटेड प्रोजेक्ट, हो सकता है कि ये डिफरेंट हो, आप उसको उससे मैच कर रहे हो एक्टिविटी को, तो इसमें एक्सपर्ट जजमेंट इन्वॉल्व होती है। बॉटम अप एस्टिमेट भी किए जा सकते हैं। बॉटम अप क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड। आप मतलब आप हर एक्टिविटी को कॉस्ट असाइन करेंगे और फिर मिलाते जाएंगे और तब तक पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कर लेंगे। एस्टिमेटिंग इंडिविजुअल वर्क आइटम एंड समिंग देम। ऑर्गेनाइजेशन often have resource cost rates। ऑर्गेनाइज रिसोर्स की कॉस्ट रेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिसोर्सेज को कितना रेट दिया हुआ है। पैरामीट्रिक मॉडलिंग। अच्छा, टॉप डाउन एस्टिमेट हो सकते हैं, बॉटम अप एस्टिमेट हो सकते हैं, इसके अलावा पैरामीट्रिक मॉडलिंग। पैरामीट्रिक मॉडलिंग बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स।
RF पैरामीटर्स की बेस पे की जाती है, इसलिए पैरामीट्रिक मॉडलिंग कहते हैं। मोस्ट रिलायबल, जो सबसे ज्यादा रिलायबल होती है, प्रीवियस एस्टिमेट्स फॉर एक्यूरेट इसका क्या है, कोकोमो आपने मॉडल सुना हुआ होगा एस्टिमेशन के लिए, कोकोमो 2 यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। इसमें प्रोजेक्ट के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक की बेस पे एस्टिमेशन किए जाते हैं। जैसे इसमें लाइन ऑफ कोड एक करैक्टरिस्टिक, एक पैरामीटर लिया हुआ है, लैंग्वेज यूज, लेवल ऑफ प्रोग्रामर एक्सपर्टीज, साइज, कम्प्लेक्सिटी, किसी प्रोजेक्ट के पैरामीटर की बेस पे एस्टिमेशन की जाती है यहाँ पे। मैम एक सेकंड वेट करें, मैं बच्चों को बुला लूं। आपको रिगार्डिंग, अभी तो लेक्चर काफी देर से स्टार्ट हुआ है, हम मिड से आगे तो पहुंच चुके हैं, रिगार्डिंग मिल जाएगी। जब अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी आते तो रिगार्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये एक एग्जांपल प्रोजेक्ट एस्टिमेट की एग्जांपल दी हुई है, जो कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक के पेज 269 से ली हुई है। वहां पे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे WBS के डिफरेंट आइटम्स शो किए हुए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट डिफरेंट आइटम्स हैं, उसके बाद उनकी सब एक्टिविटीज, सब टास्क बताए हुए हैं। अब हर उस पे प्रोजेक्ट मैनेजर, फॉर एग्जांपल यूनिट पर आवर, इस प्रोजेक्ट मैनेजर जो है 960 पर आवर यूनिट्स पर आवर, एक आवर में, और उसके बाद वो एक आवर की कास्ट कितनी चार्ज करता है, $100 चार्ज करता है। उसका सब टोटल क्या हो गया, 96,000 ये प्रोजेक्ट मैनेजर चार्ज करता है। और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है, इसमें ये सारी एक्टिविटीज मिलकर टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे इतने पैसे लगेंगे, और अब ये पूरे प्रोजेक्ट का टोटल 20% जो होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लगेगा। तो ये एक एग्जांपल शो की हुई है कि कैसे हम वो प्रोजेक्ट की कास्ट एस्टिमेशन करते हैं। कास्ट एस्टिमेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, एस्टिमेट्स डन टू क्विकली, मोस्टली आईटी प्रोजेक्ट में एस्टिमेट बहुत स्टार्ट में कर दिए जाते हैं। रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होती हैं, हमें पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में देखने से लगता है कि ये हो जाएगा, जब उसे एक्चुअल में सॉल्व करने लगते हैं, डीप डाउन जाते हैं, तो वो और तरह की होती हैं। तो आपका बहुत जल्दी किया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लेक ऑफ एस्टिमेटिंग एक्सपीरियंसेस, अब डेवलपर टेक्निकली बहुत बेटर हो सकते हैं, आईटी के लोग टेक्निकली बहुत बेटर हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एस्टिमेट करते हुए एस्टिमेशन स्किल्स, आप कास्ट एस्टिमेशन की जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको एस्टिमेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कभी भी बहुत अच्छा डेवलपर, जो टेक्निकल बंदा जो है, वो अच्छी एस्टिमेशन नहीं कर सकता। ट्रेनिंग नहीं होती या रिलायबल डाटा नहीं अवेलेबल होता, जिसकी वजह से एस्टिमेशन रॉन्ग होते हैं। बायसनेस टुवर्ड्स अंडर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन क्या है कि हम कम बजट, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, अब वो 5 आप बिड करते हो, आप 5 लोग हो, 5 लोग बिन करने की कोशिश करते हो कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। अब एक बंदा है वो $100 में आपके साथ, आपका एक फेलो है वो $100 में कह रहा है मैं करके दूंगा, आप कह देते हो मैं 90 में करूंगा, कोई और 80 में कर देता है, तो आपकी बायसनेस होती है, आप कोशिश करते हो कि मैक्सिमम कंपटीटर्स को compete करने की, ताकि प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाए। तो वो प्रोजेक्ट विन करने के लिए मैम बच्चों की क्लास हो रही है, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम आपसे मैम बात बच्चों करनी थी की कि ऑपरेशन रिसर्च की क्लास है, तो वो भी वहाँ पे बिजी हैं। मैम ये हमारी ये तो आप SC2 का लेक्चर दे रही है, हमारी SC1 है आईटी। जी, SC2 की क्लास हो रही है अभी। ये यानी कि हमारी आज हमारी भी स्लॉट थी ना, जी BSIT जी, और CS और इनकी, वो वो आपको मैं आपने अपलोड मेल कर भी देती दिया। हूँ, मैं आपको अपलोड कर देती हूँ। मैम ये इसलिए सारों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमें भी कह रहे हैं कि आप लोग भी आए, नहीं आप नहीं, लोग की भी आप क्लास हो लोगों रही की है। क्लास नहीं है, एक तो आप लोगों ने मेल आई है ना ऐसी यार मुझे। ये SC2 के ग्रुप को भी, क्योंकि आपने LMS पे, एक तो आप लोगों ने LMS पे SC2 को भी ज्वाइन किया हुआ है, आप जस्ट SC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो कोर्स है मेरा, उसको ज्वाइन करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 वाले कोर्स आपका नहीं है, बहुत सी स्टूडेंट मेरे वहां पे टोटल 5 स्टूडेंट है, तो आप लोग वहां पे पता नहीं 15 16 17 कुछ बच्चे ऐड हुए हुए हैं, जो कि SC1 वाले भी हैं, तो इसलिए आपको मटेरियल में कंफ्यूजन हो जाती है। मैम आपने वो जो असाइनमेंट दूसरी अपलोड की हुई है 2 वाली, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा या लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से वो उसके अकॉर्डिंग है, एलिस्टेशन और इंसेप्शन मेरे ख्याल से। इलिस्ट्रेशन और इंसेप्शन अगर आपको दी हुई है तो वो तो आपने पढ़ लिया, वो तो हमने लाइव जब लेक्चर हो रहे थे उस वक्त लेकिन पढ़ा था। असाइनमेंट को वो हमने पढ़ा है, लेकिन आप हमें जरा असाइनमेंट के थ्रू
समझा देती हैं कि ये क्या है, किसके मुतालिक है, अब हम ये ना हो कि हम पहले सर्च दो करते फिरें फेजेस कि हैं, आपने क्या पहले बात दो की है। फेजेस। सबसे पहले एक तो आपने प्रोजेक्ट डिसाइड करना है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो हर बंदे का डिफरेंट होना चाहिए। आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपने लिया है प्रोजेक्ट। अब जब आपने वो प्रोजेक्ट ले लिया है तो अब आपने डिसाइड करना है कि उस प्रोजेक्ट में आपने ये प्रोजेक्ट करना है। तो इंसेप्शन की फेज पे क्या होता है, हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, स्टेक हम्म होल्डर्स एक्चुअल क्या होंगे उस काम के लिए, किन लोगों से आप रिक्वायरमेंट लोगे। आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना कि मैं इस इस स्टेप में ये करेंगे, ये तो मैंने बता दिया, ये नोट्स पे लिखा हुआ है कि इन स्टेप इसमें ये काम करेंगे। आपने एक्चुअल में हम्म जो आपका प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी में फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आप रिक्वायरमेंट किन लोगों से जाके लोगे, वो पर्टिकुलर कौन से बंदे होंगे जिन जो इम्पोर्टेंट है हम्म इसकी रिक्वायरमेंट लेने के लिए, आपने वो मेंशन करने हैं। देन आपने ठीक एक्चुअल है। जो इंसेप्शन के सेकंड सेटअप क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक्चुअल में प्रोसेस जो होता है हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोसेस अंडरस्टैंड करना होता है, उस प्रोसेस में आपने देखना है कि वो जो वर्किंग हो रही है आपने वो बतानी है कि जो लाइब्रेरी की वर्किंग है वो आपने उस काम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि काम कैसे हो रहा है, आपने वो बताना है काम कैसे होता है उसमें, वर्किंग बच्चे कैसे यानी कि आते हैं। टोटल वो समरी है, आपने लिखना ही है जी। कि हमने टोटल और डिटेल लिखनी है कि कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या टाइमिंग है, टोटल किस तरह वर्क हो ये रहा है, कौन सा सिस्टम है और सारा। आपने क्या क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप उसके पास जाते हो तो आप क्या क्वेश्चन उससे पूछोगे। थर्ड हम्म स्टेप, देन आपने क्या करना है, जो एलिसिटेशन वाली फेज है उसमें आपने कौन सा मेथड यूज किया। अगर आपने क्यूएफडी यूज किया है तो क्यूएफडी के अंदर आपने क्या किया है, फॉर एग्जांपल क्यूएफडी के अंदर आपने कौन से टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी, कौन सी आपने कस्टमर की विशेष थी, आपने कैसे मैपिंग की, आपने उनको एक दूसरे वो कंपटीटर के साथ कैसे असेसमेंट की, कौन सा मेथड यूज किया है लिस्टेशन के लिए, या आपने कोलैबोरेटिव मेथड यूज किया है। अगर कोलैबोरेटिव यूज किया है तो किन किन लोगों से रिक्वायरमेंट गैदर करके आपने वो जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट हुई है आपने वो लिखनी है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, वेबसाइट अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आपने उस पेज पे आपकी यहाँ तक सारी रिक्वायरमेंट्स आ गए कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी ठीक है ये ठीक है रिक्वायरमेंट्स। देन हम आगे चल के ठीक अगली है मैम। असाइनमेंट में दूंगी जिसमें आपने उसको एलेबोरेट करना होगा यूज केस डायग्राम से, एक्टिविटीज ये डायग्राम सो ऑन। ये यही सिंपली तो असाइनमेंट हमने आपकी। टोटली अपने थ्योरी टाइप लिखनी है, यानी कि जी। समरी टोटल लिखनी है कि हमने उसको कैसे किया है, किस फेज में किया है, कौन सा सिलेक्ट किया है, हमने आपने क्यूएफडी किया है या हमने क्या किया है। क्यों आपने समरी एक कह सकते हैं इंसेप्शन की फेज पे कह सकते हैं इसको, लेकिन एलिसिटेशन जो है ना एक्चुअल में आपकी जो आउटपुट आएगी आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हम्म एक्यूरेट रिक्वायरमेंट। अब यही प्रोजेक्ट जब आगे लेके चलेंगे, जब आप उसको एलेबोरेट करने लगोगे आपको बहुत से मसले नजर आएंगे। रिक्वायरमेंट में मसले हैं जैसे R1 R2 R3, मुझे ये सेट ऑफ रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी कुछ जो कि आपने लिखी होंगी R1 R2 R3 R4 इस फॉर्म में। और ये जैसे 10 रिक्वायरमेंट्स है, ये 10 रिक्वायरमेंट्स आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हम्म करेगा। अब फिर आगे जाके हम हाँ हाँ इसके ही यूज केस बनाएंगे। देन इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया ताकि ये आपको सारी चीजें साथ साथ उसी पे समझ आती जाएंगी एलेबोरेट करते करते। ठीक है मैम, थैंक यू। और मैम अगर और हम मैम ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बना सकते हैं कि ग्रुप ग्रुप इंडिविजुअली है। नहीं, इंडिविजुअल करना है और अपना अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट करना है। किसी ने दूसरे का नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है निदा, उसने कहा कि मैंने ब्लड पे करना है, तो अब वो डिसाइड कर चुकी है क्योंकि उसने ब्लड डोनेशन में करना है, कोई और उस पे नहीं कर सकता। सेम तो नहीं मैम होगा। तो मैम ये हमें पता तो नहीं ना होगा कि कौन सा कर रहा है। वही ना, हमें कैसे वही पता कि लगे आप कौन अपने किस पे ग्रुप में, बना रहा है। ये मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्लास का ग्रुप होगा, अगर जिसने पहले आप अनाउंस कर लें, जिसने पहले बना दिया। अच्छा ये सी मैम आप इस ऐसे तरह नहीं करें, होता, वो कॉपीराइट हो जाता है, ये कॉपी कर लेते हैं, वही टॉपिक जान के करते हैं, ये जिसने टॉपिक पहले करते हैं कर इस लिया तरह। वो कर लिया, आप मुझे मेल कर दें। जैसे नीदा का मैं बता रही हूँ कि नीदा ने मुझे पहले बताया वो ब्लड डोनेशन पे करेगी। ठीक है मैम। जिस पर्सन ने मुझे पहले मेल की होगी आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें अपना नाम लिखें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और उस पे आगे अपने टॉपिक का नाम लिख के मेल कर दें। प्रूफ होगा कि आपने पहले मेल की हुई है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।
अच्छा, हम देख रहे थे कि कास्ट एस्टिमेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। प्रोजेक्ट जो है वो बहुत क्विकली एस्टिमेट कर दिया, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप प्रोजेक्ट विन करने की कोशिश करते हो तो आप कह देते हो कि आप कम डाला में कर दोगे। आप इस तरह से हो सकता है। मैनेजमेंट डिजायर्स एक्यूरेसी, निगोशिएशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए। सेकंड आपकी एक्टिविटी थी डिटर्मिंग द बजट। सेकंड प्रोसेस है डिटर्मिंग बजट, एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेट टू इंडिविजुअल वर्क आइटम्स ओवर टाइम। टाइम पे कितना वो कास्ट लगेगी। मेन इनपुट क्या होती हैं इस प्रोसेस की? मेन इनपुट एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट, प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स एंड रिसोर्स कैलेंडर, ये इनपुट्स हैं। और गोल क्या है आपका? आपने एक बेसलाइन बजट बनाना है। वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस आपका वेल एस्टेब्लिश होना चाहिए। बजट कैटेगरी सच एज ट्रैवल एंड डिलीवरी, इसमें हर टाइप की आपकी जितने भी कास्ट लगनी है, जितना आपका बजट लगना है, वो ऐड होने चाहिए। इंफॉर्मेशन यूज फॉर लीगल एंड टैक्स पर्पज, आप ये इस बजट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, आपका बजट जो डॉक्यूमेंट बनती है बेसलाइन बजट, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो लीगल पर्पज के लिए, जैसे आपको कहीं शो करवानी है, या टैक्स पर्पज के। फॉर एग्जाम्पल आपने फंडिंग हासिल करनी है, तो फंडिंग गेट करने के लिए आपने वो देना होता है कि ये इतना सारा कॉस्ट हमारे पास लगेगी, तो ये कास्ट को शो करवाने के लिए डॉक्यूमेंट दी जा सकती है। टैक्स पर्पज जहाँ आपको टैक्स के लिए जो शो करवानी है वो दी जा सकती है। प्रोवाइड प्रोजेक्ट फंडिंग इंफॉर्मेशन, आपको फंडिंग किसने देनी है वो भी हो सकती है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में या आउटसाइड में। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक के पेज नंबर 271 से ली है ये स्लाइड। यहाँ पे यहाँ पे देखें, आपको 1 ईयर के के लिए टोटल यहाँ WBS आइटम दिए हुए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज और सब एक्टिविटीज उसमें कौन कौन सी हैं। और ये फर्स्ट मंथ से जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको सारे मंथ की कॉस्ट दी हुई है बजट में, कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को 8,000 होंगे, सेकंड में 8,000, टू 8,000 मिल रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को 12,000 मिल रहे हैं। हर किसी की वो कॉस्ट दी हुई है। और लास्ट पे इसका टोटल फर्स्ट जनवरी में कितना है, फेब में कितना है, मार्च में कितना है, टोटल करते करते लास्ट पे यहाँ पे ये आपका पूरे प्रोजेक्ट का सब टोटल हो जाएगा, कंप्लीट टोटल हो जाएगा। थर्ड आपका प्रोसेस है कंट्रोलिंग कास्ट। कंट्रोलिंग कास्ट में मॉनिटरिंग कास्ट परफॉर्मेंस, आपने कास्ट की को मॉनिटर करना होता है। रिवाइज्ड कास्ट बेसलाइन, आप रिवाइज आपने एक चेंज आया है रिक्वेस्ट, उस चेंज की वजह से जो इफेक्ट होने हैं उसकी वजह से आपने अपना बेसलाइन का बजट जो है उसको रिवाइज कर देना है। मेन इनपुट क्या होगी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट, वर्क परफॉर्मेंस डाटा। चेंज कंट्रोल सिस्टम, CCB इस पे इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे आपको कोई भी चेंज आती है, उस चेंज के आफ्टर इफेक्ट को देखा जाता है, रिस्क को देखा जाता है। जब भी कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से टाइम कास्ट क्या इफेक्ट हो रहा है वो मेजर किया जाता है। तो आपका इसको आपने कंट्रोल करना होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग होती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स डिफरेंट यूज होती हैं, जिनमें से एक है EVM। EVM स्टैंड फॉर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है EVM। इंटीग्रेट्स, ये करती है स्कोप को, टाइम को एंड टास्क को। स्कोप, टाइम एंड टास्क डाटा को इंटीग्रेट कर रही होती है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड बेसलाइन, जो एक्चुअल हुई है और जो आपने बनाई वो फोरकास्ट की थी, बेसलाइन बनाया था। कैलकुलेटिंग 3 वैल्यूज फॉर ईच एक्टिविटीज। अच्छा, कुछ टर्म्स पहले देख लेते हैं, देन हम देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। प्लान्ड वैल्यू क्या होती है? प्लान्ड वैल्यू, इसको बजट भी कहते हैं, जो आपने प्लान किया है। अप्रूव्ड कास्ट एस्टिमेट फॉर एन एक्टिविटी। एक्चुअल कास्ट क्या होती है? टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट, जितनी आपकी लगी है एक्चुअल कास्ट। अर्न्ड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल प्लान्ड कास्ट एट द रेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कास्ट वेरिएंस, अच्छा, इन सारी वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट फार्मूलाज मिल जाएंगे। फार्मूला EVM की डिफरेंट कैलकुलेशन को लिए आपको फार्मूला मिल जाते हैं।
कास्ट वेरिएंस क्या है, अर्नड वैल्यू माइनस द एक्चुअल कास्ट, जितनी आपने अर्न वैल्यू की है उसमें से एक्चुअल कास्ट को माइनस कर देते हैं तो वो कास्ट वेरिएंस आ जाती है। अगर ये नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब है आपने प्लान से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, और अगर पॉजिटिव में आती है तो जो उतना आपने प्लान किया था उससे कम टाइम स्पेंड किया है। स्केजुअल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, अर्न वैल्यू माइनस द प्लान वैल्यू, आपने जितना अर्न किया है और जितना आपने प्लान किया था उसको माइनस करने में, ये भी अगर नेगेटिव में आती है इसका मतलब है कि आपने एक्चुअल जो प्लान किया था उससे ज्यादा लगाया है, और अगर पॉजिटिव में आती है इसका मतलब है जितना प्लान किया था उससे कम लगाया है टाइम। नेक्स्ट है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, रेशियो ऑफ अर्नड वैल्यू टू द एक्चुअल कास्ट, अर्नड वैल्यू बाय एक्चुअल कास्ट, एस्टिमेट द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट के एक्चुअल जो अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कास्ट पे हम किसी भी टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को फोरकास्ट कर लेते हैं। ठीक है 3 मंथ्स गुजर गए हैं, 3 मंथ्स में हमने एक्चुअली जो काम किया, जितनी वैल्यू अर्न की है और उसकी बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना डिले होगा या हमारा बजट कितना इंक्रीज होगा। इफ 100% तो प्लान और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो सेम होगी, इफ लेस देन 100% तो ओवर बजट होगा, और अगर ग्रेटर देन 100% तो अंडर बजट तो नहीं होता, मोस्टली ओवर बजट ही होता है। कैजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स, रेशियो ऑफ फंड, यहाँ पे क्या होता है, कास्ट की सेंस में बात हो रही है कि कास्ट कितनी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे स्केड्यूल सेंस में कितना डिले आएगा प्रोजेक्ट में। सेम उसी तरह अगर प्रोजेक्ट 100 लेस देन 100% होगा तो स्केड्यूल के पीछे, अगर ग्रेटर देन होगा तो आप हेड ऑफ स्केड्यूल है। एस्टिमेट एट कंप्लीशन, CPI for estimating cost to complete the project based on the performance to date, SPI for the estimating time to complete the project estimation, budget at completion। अच्छा, इसके लिए हम एक वो करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, देन आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपने उन फॉर्मूला को यूज करके एस्टिमेट करना है। एग्जांपल है, एक एक्टिविटी है परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग ए न्यू वेब सर्वर, टाइम रिक्वायर्ड 1 वीक है, टोटल कास्ट $10,000 है। जब इसे एक्चुअल में परफॉर्म हुआ तो एक्चुअल टाइम क्या था, 2 वीक्स लगे, टाइम रिक्वायर्ड 1 वीक था, 2 वीक लगे, और एक्चुअल कास्ट क्या थी, पहले टोटल कास्ट जो थी 10,000 की, अब 20,000 लगी एक्चुअल कास्ट, 15,000 फर्स्ट वीक में और 5,000 सेकंड वीक में। यहाँ पे ये भी मैंने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक के 274 पेज से ये वाले फॉर्मूलाज वो किए हैं। ये डिफरेंट फार्मूलाज है। अर्न वैल्यू को कैलकुलेट करने का फार्मूला है आपका, जिसमें आप प्लान्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ परफॉर्मेंस से, अर्न वैल्यू आ जाती है। कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने का, जिसमें अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कास्ट को, कैजुअल वेरिएंस को अर्न वैल्यू माइनस आप कर लेते हैं। यहाँ पे इस फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए आप कैलकुलेट कर लेते हो। ये यहाँ पे उस एग्जांपल में आपने अर्न वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आपका प्लान्ड वैल्यू क्या थी, प्लान हमारा 10,000 था, और रेट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमने वो किया हमारा वो 50% हुआ। जैसे हमने जो फर्स्ट वीक में हमने जितना काम करना था उससे आधा काम किया, तो 50% हमारा 5,000, ईवी हमारा फाइंड आउट हुआ 5,000। देन हमने कैलकुलेट किया कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कास्ट। अर्न वैल्यू क्या थी हमारी, पहले उससे प्रीवियस में आई है 5,000 माइनस एक्चुअल कास्ट हमारी कितनी लगी है, फर्स्ट वीक की यहाँ पे हो रही है, अभी फर्स्ट वीक पे हम कर रहे हैं क्योंकि एक वीक लगना था। 15,000 माइनस 10,000 है, माइनस एक तो 10,000 माइनस का मतलब इससे शो हो रहा है कि ये हमारा ओवर बजट है। देन हमने कैजुअल वेरिएंस फाइंड आउट की। कैजुअल वेरिएंस इस फार्मूला से वहां ये देखें ऊपर आपको शो किया है, ये अर्नड वैल्यू माइनस आपने ये कर दिया प्लान्ड वैल्यू। अर्न वैल्यू क्या थी हमारे पास 5,000 और प्लान हमने किया था 10,000, ये भी माइनस 5,000 है।
सीपीआई देन कैलकुलेट किया। सीपीआई क्या है? अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। अर्न वैल्यू 5000 थी, एक्चुअल कॉस्ट 15033। ये अभी एक वीक के बाद भी आपका 33% जो है वो मोर देन डबल से भी ज्यादा कास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अच्छा, इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आप ऐसे ईवीएम कैलकुलेट कर लेते हो, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, जिसमें एक एग्जांपल दूंगी, जिसमें जस्ट आपने इन्हीं फार्मूलों को यूटिलाइज करते हुए कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें एग्जांपल ईवीएम की। अब ये एक्चुअल जो आपने प्लान किया था ये है। वाई एक्सिस पे आपको डॉलर शो करवाए हैं, एक्स एक्सिस पे आपको मंथ शो करवाए हुए हैं। यहाँ पे आपको प्लान जो है आपको ये शो कर रहा है प्लान। यहाँ पे आपने अर्नड वैल्यू जो आपने कर लिया है, और जो कास्ट का ओवररन, ये डैश लाइन से कास्ट का ओवररन शो हो रहा है। यहाँ पे डार्क डैश लाइन से आपको अर्न वैल्यू जो आपने एक्चुअल में काम किया है वो शो हो रहा है। आपका बजट जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का बजट था, लेकिन अब आपका जो यहाँ पे अर्न वैल्यू और आपने एक्चुअल कास्ट किया है, इसकी बेस पे इतना 5 मंथ के बाद, अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो 5 मंथ की बेस पे जितना आपने काम किया उसकी बेस पे आप एस्टिमेट करते हो कि आपका जो एस्टिमेट एट कम्प्लीशन होगा वो यहाँ पे जाके होगा। पहले आपका बजट एट कम्प्लीशन क्या था? ये था, लेकिन अब आप एस्टिमेट करते हो कि ये डिले होगा, और ये इतना डिले हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और इसमें इतना 1,20,000 लग जाएंगे, इतना इंक्रीज होगा। ये आपने एक्चुअल में करना होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा था। आज के लिए इतना ही है ना।